हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ एंड ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक का नाम है सिलेबस। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास 12th का इंग्लिश जो 100 मार्क्स का होता है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उसका हम सिलेबस देखेंगे। राइट। तो सबसे पहले जान लेंगे कि सर हमें ये जानना ज़रूरी क्यों है। राइट, कि सिलेबस जानना क्यों ज़रूरी है। इस पहले ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इस बात को हम थोड़ा रियलाइज़ कर ले पहले, फिर उसके बाद मैं आपको इसका सिलेबस बताऊंगा। जैसे यहाँ पे कोई लड़का है, राइट, कोई भी है, समवन, ठीक है, यहाँ पे, और ये जो इसका जो टारगेट है, राइट, यहाँ पे है टारगेट, यहाँ पे है, ओके। And he prepare some examination, right, like your board examination या other examination maybe। तो क्या होगा कि इसको ये जो इसके जाने का जो रूट है ये है, इट विल बी फ्रॉम हेयर टू देयर। तो इसको बट प्रॉब्लम क्या है कि ही डज नॉट नो टू गो देयर अबाउट द रूट। ओके, तो ये क्या करेगा कि ढूंढेगा, भटकते भटकते कैसे 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 भी जाना चाहेगा वहाँ पे, राइट। पर क्या है कि इसको समय बहुत लगेगा। ये भी हो सकता है कि इसको रास्ता भी ना मिले, है ना। तो अगर इसको बताने वाला कोई है, या फिर ये अगर ये रूट जानता है, राइट, अगर ये रूट जानता है तो फिर ये इजीली यहाँ पे आ सकता है और अब मंजिल को पा सकता है। बट ये जानता नहीं है कि अपने से खूब स्ट्रगल कर रहा है जाने पहुंचने के लिए वहाँ पे, तो इसको बहुत समय लग सकता है। और ये भी हो सकता है इसको पता ना चले। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए, मतलब उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, पहले ये बात तो जान लीजिए, फिर उसके बाद प्रिपेयर कीजिए, राइट। तो यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहीं भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप पहले सिलेबस को जानिए, तभी आप उस एग्ज़ाम को सही तरीके से जज कर पाएंगे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, राइट। तो सबसे पहले अपने सिलेबस पे काम कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखिए, राइट। तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो अब देखिए, मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। इम्पोर्टेंट तो आपको पता चल ही गया कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट, कि सिलेबस इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अब हम इसके सिलेबस में क्या क्या पूछे, मतलब इस एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं उसको चर्चा करते हैं। अब मैं यही कहूँगा कि वॉच केयरफुली एंड कॉन्सेंट्रेटली, इट विल बी वेरी वेरी beneficial for you. So I request to whoever my video watching to just watch the video carefully and concentrately. It will be very beneficial for you. So just wait for इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं आपको सिलेबस बताता हूँ पूरा। तो बिना सिलेबस जाने आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आप सही से उस चीज़ को प्रिपेयर नहीं कर, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं, बहुत तेज है पढ़ने में, पर आपको पता ही नहीं कि हमको पढ़ना क्या है, राइट। तो आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठे तो क्वेश्चंस पूछे कुछ और जा रहे हैं। मैंने तो कुछ और पढ़ा था, मैंने इतनी खूब पढ़ाई की थी, पर पता ही नहीं चला। तो ये है प्रॉब्लम हमारी। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। तो ये जो 100 नंबर का इंग्लिश है, इसमें पहले क्या पूछे जाते हैं, पहले ये देखते हैं। पहले इसको क्या हुआ कि 2 सेक्शन में बांट दिया जाता है। ये जो 100 नंबर का इंग्लिश है, इट इज डिवाइडेड इनटू, सॉरी क्या लिखते हैं, तो
it is divided into 2 sections. यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, सो सेक्शन 1 एंड सेक्शन बी, राइट, सॉरी सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो देखते हैं क्या है। ये हो गया सेक्शन ए, जस्ट ओके, ये हो गया क्या सेक्शन ए हमारा, जो 50 मार्क्स का होगा, और इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें पूछे जाते हैं, राइट। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है, तो ये हो गया सेक्शन बी, ओके। सब्जेक्टिव लिख लीजिए या डिस्क्रिप्टिव लिख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों। तो वही हुआ, बात एक ही है। तो सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव होगा। और अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में मुझे कहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव में इसको भी अगर हम चाहें, ऑब्जेक्टिव जैसे 50 मार्क्स का है, तो इसको भी अगर हम चाहें तो इसको भी 2 पार्ट में हम अपने समझने के लिए कर सकते हैं। जैसे ये जो राइट, तो इसको भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि सेक्शन ए है 50 मार्क्स का और सेक्शन बी है ये 50 मार्क्स, ओके। अब समझते हैं कि कहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहले इसमें क्या पूछा जाएगा कि आपको ग्रामर से पूछा जाएगा, ग्रामर से 50 मार्क्स में। अब ग्रामर से कहाँ से पूछे जाएंगे आपको टेंस। दूसरा कहाँ से पूछा जाएगा, फिर आपको पूछा जाएगा मॉडल। फिर कहाँ से पूछा जाएगा आपको, तो वो हो गया सिंटैक्स। फिर कहाँ से पूछे जाएंगे वॉइस, प्रीपोजिशन, और कहाँ से पूछे जाएंगे कंजक्शन। फिर कहाँ से पूछे जा सकते हैं, और आपको नरेशन पूछा जा सकता है, कंडीशनल सेंटेंसेस पूछा जा सकता है, कंडीशनल सेंटेंसेस, नरेशन, आर्टिकल पूछा जा सकता है आपसे, और क्या पूछा जा सकता है, रिमूव टू, फिर क्या पूछा जा सकता है, वर्ड्स, वर्ड्स में क्या है कि आपको मिस स्पेल्ड दिया हुआ है, गलत दिया होगा, आपको उसमें से गलत दिए होंगे ऑप्शन करके A B C करके, उसमें एक सही दिया होगा, आपको उसमें का सही वर्ड चुनना है। अब देखिए इसमें जो है सबका वेटेज क्या होगा, तो ये जो है इसका 5 मार्क्स होगा, ये 5 मार्क्स का होगा, ये 6 मार्क्स का लगभग होगा। सिंटेक्स भी 5 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। वॉइस जो है ये लगभग 2 और 3 मार्क्स के हो सकते हैं, 3, ये हमारा 5 है,
प्रीपोजिशन भी 3 मार्क्स के ही पूछे जा सकते हैं। कंजक्शन वही 1 या 2 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें तो ये भी 2 मार्क्स, नरेशन की बात करें तो ये भी 2 मार्क्स का हो सकते हैं। आर्टिकल वही 1 या 2 हो सकते हैं। रिमूव टू भी 1 या 2 हो सकते हैं, राइट। और वर्ड्स भी 1 या 2 हो सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे नंबर्स देख रहे हैं तो एवरी क्वेश्चंस विल बी 1 मार्क्स। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप ऐसे मत समझिए कि ये 10 है तो 5 नंबर का ही आएगा। इट में भी समटाइम्स डिक्रीज और इंक्रीज ऑल्सो। तो क्या होगा कि यहाँ पे कभी कभी ये डिक्रीज होगा, कम होगा, और कभी कभी बढ़ भी सकता है कि 5 की जगह 6 मार्क्स का पूछ लिया, 4 मार्क्स का ही पूछ सकता है। तो और ये भी इसी तरह से सब में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इससे जितना मैंने टॉपिक लिखा है उससे अलग भी पूछ लें, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, या फिर ये पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो इस तरह के भी और भी ग्रामर से रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। बट मैंने ये बताया कि आपको ये इतना जो है जो इम्पोर्टेंट है फॉर यू। तो और ये कभी कभी नंबर जो है यहाँ पे डिक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वेटेज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों का रहेगा, ठीक है। तो सो आपको ध्यान देना है बहुत बढ़िया तरीके से इन तीनों पे, राइट। और इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 1 नंबर का कभी कभी आपको दिख रहा है वो कभी हो सकता है कि वो अधिक पूछ लें, राइट। 1 नंबर की जगह 3 नंबर 2 नंबर ऐसे पूछ सकता है। और किसी में जो बड़े डिजिट जो दिख रहे हैं आपको उसमें डिक्रीज कर सकता है, राइट। अब ये हमें पता चल गया। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 5 7 8 11 11 और 3 14 14 5 19 अच्छा 25 5 30। तो यहाँ पे हमें क्या टोटल मिला कि ये जो है केवल ग्रामर से हमें क्या पूछे जाएंगे, 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें मुझे ग्रामर से क्या पूछे जाएंगे, लगभग 30 नंबर का मुझे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 नंबर का केवल ग्रामर से होगा, ठीक है। ये आप समझ गए। तो ग्रामर को बहुत बढ़िया से लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चंस ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके नंबर कंट्रीब्यूट करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। सब वो कैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने सही टिक किया इट विल बी गेट आपको ये मिल जाएगा कि 1 मार्क्स का 1 सही किए तो 1 निश्चित ही मिलना है। दूसरा कि आप इस चीज़ को अगर बढ़िया से कर लेते हैं तो फिर आपको वहाँ पे रिटर्न जहाँ पे लिखना होगा ऐसे वगैरह, या फिर अपने क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तो आप वहाँ पे ग्रामर गलती नहीं करेंगे, राइट, सेंटेंस में। आगे देखते हैं। अब तो यहाँ पे 30 मार्क्स का ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में क्या होंगे कि ये अब इसमें जितने भी पूछे जाएंगे रिलेटेड योर टेक्स्ट बुक, रिलेटेड योर, यहाँ पे थोड़ा पेन में दिक्कत है, टेक्स्ट बुक, राइट। तो इससे आपको जो भी आपका बुक है, सॉरी 12th का, उसमें आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, जैसे आपका 10 स्टोरी है और 10 पोएम है। तो क्या हो सकता है कि ये जो स्टोरी है और इधर पोएम है, तो पोएम में स्टोरी में आपको जो लेखक हैं, इसके राइटर हैं, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। ABC करके आपको ऑप्शन दे देंगे कि ये 4-5 स्टोरी लिख देंगे, या फिर 4-5 राइटर का नाम लिख देंगे, और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये स्टोरी किन्होंने लिखा है, किसने लिखा है, राइट। तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले कि जितने भी स्टोरी के राइटर हैं और पोएम के राइटर हैं, सॉरी पोएम के तो पोएट हैं, उनको याद आप बढ़िया से कर लीजिएगा। अब देखिए, इसको याद करने का मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ आपको, या फिर किसी भी चीज़ सब्जेक्ट में आप तैयारी कर रहे हैं, आपसे याद नहीं हो रहा, तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस चीज़ को ऐसे फॉर्म में बदलिए जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड है, राइट। तो आप उस चीज़ को वैसे बदलिए।
तो बात यहाँ पे ये हुई कि जैसे गाना आपको पसंद है तो उस चीज़ को, ये कमाल का जज्बा है यार पढ़ने का, तो आप उस चीज़ को गाने के फॉर्म में याद कीजिए। रियली आप ये महसूस करेंगे कि आप भूल भी नहीं पाएंगे और याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे रटेंगे तो रट नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ट्रिक के फॉर्म में, गाने के फॉर्म में पढ़ते हैं तो आप याद कर लेंगे जल्दी में। ठीक है, तो अब स्टोरी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 20 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। अब जैसे ये स्टोरी के राइटर हुए है ना, और यहाँ पे पोएम के, तो इनमें क्या होगा कि इनका ये जो राइटर है इनका जन्म कहाँ हुआ, राइट, और कब हुआ, तो ये इससे रिलेटेड यही पूछा जाएगा। मैक्सिमम वेटेज अगर देखें तो स्टोरी राइटर का जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन सा नाट प्लेज लिखा वगैरह वगैरह इनके द्वारा। तो आप उस बुक को जब पढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन दिया होगा वहाँ पे, आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यही सब पूछा जाएगा, दूसरा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और दूसरा एक और कुछ क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। जैसे मैं दूसरा स्लाइड लेता हूँ विद योर परमिशन। हाँ, तो दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे जैसे की पॉइंट्स कुछ होंगे। जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हैं, राइट, तो उसमें किसी किसी का अलग अलग रोल होता है, कोई कोई अच्छी बातें होती हैं, कोई किसी से रिलेटेड बातें होती हैं, राइट। उस कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर किसका है, तो ये सब क्वेश्चंस उससे पूछे जा सकते हैं कि सेंटेंस लिख देगा, आप उसको चूज करने की कौन से कहानी से लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। तो ये की पॉइंट्स हो गए। तो अगर मैक्सिमम वेटेज देखा जाए तो 20 नंबर में आपको ये उनका जो राइटर हैं और पोएट हैं इनका जन्म कहाँ और कब हुआ, ये बात आप बहुत बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये इन्होंने कौन सा कहानी लिखा है, कौन सा पोएम लिखा है, इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। तो आप इजीली 20 नंबर ये भी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया कि 50 नंबर मार्क्स में जो है 50 नंबर का, उसमें 30 नंबर जो है वो ग्रामर से आपको मिलेंगे। देखिए ये जो ग्रामर का स्पेलिंग मैंने लिखा है आप इस पे ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या हुआ कि ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैं बता दूं, गया था मैं खुद देने बिहार पुलिस के एग्जाम, तो वहाँ पे पूछा गया था ग्रामर का स्पेलिंग ही गलत करके दिया था। जैसे आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं वर्ड्स, मैंने लिखा था ना लास्ट में, तो उसमें इसी तरह का ग्रामर का स्पेलिंग कुछ ER लगा देगा या फिर गलत लिख देगा और आपसे पूछेगा कि सिलेक्ट कीजिए करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको वहाँ पे तो ये सब भी ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो 30 नंबर का आपका ग्रामर्स होगा और 20 नंबर का आपके बुक पर आधारित होगा क्वेश्चन। तो 30 और टोटल मिलकर 50 हुए। अब 50 नंबर का ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्टिव देखते हैं। अब जो सब्जेक्टिव इंग्लिश है उसके लिए थोड़ा देख लेते हैं। ये जो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव इंग्लिश है, तो इसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं। पहले तो इसमें पूछा जाएगा आपको ऐसे 150 वर्ड में लिखना है आपको ऐसे, राइट। जो हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी, इसमें आपको पहला पूछा जाएगा क्या, ऐसे, और ये 150 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। और इसका वेटेज अगर मार्क्स देखें तो इसमें आपको 8 मार्क्स का ये एक ऐसे लिखना होगा। अब ऐसे किस टाइप का होगा कि पॉल्यूशन पे लिखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे लिखिए, या फिर अभी के जो जैसे चुनाव होने वाले हैं तो इस पे भी आ सकते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में बिहार पे लिखिए। इस तरह के ऐसे आपको पहले से ही पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 8 मार्क्स का होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि सेंटेंसेस दिए होंगे कुछ,
पोएम से रिलेटेड, ये 4 मार्क्स का होगा और आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। पोएम से रिलेटेड आप 2-3 लाइन लिखे होंगे, इनको एक्सप्लेन करना है जैसे, ठीक है। फिर इसी तरह के और सेंटेंसेस लिखे होंगे और आपको वो होगा स्टोरी से रिलेटेड, और क्या है आपको इसे एक्सप्लेन करना है, ये भी 4 मार्क्स का होगा। दूसरा देखते हैं, तो इसके बाद क्या होगा कि लेटर लिखने के लिए आपको आएगा 5 मार्क्स का। अब इस लेटर में क्या हो सकता है कि आप अपने पिताजी से, जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो कोई अगर एक्स्ट्रा बुक खरीदना है तो उससे रिलेटेड पैसे मांगने के लिए उससे रिलेटेड अपने पिताजी को पत्र लिखिए, या अपने एग्जाम के बारे में बताने के लिए अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए। तो इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। ये मैं आपको बहुत बढ़िया से सिखाऊंगा लेटर लिखना, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। नेक्स्ट देखिए कि क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे ना। शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये क्या होगा कि 40 या 50 आपको वर्ड्स में लिखना है, राइट। 40 या 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, और ये क्या होगा कि इसमें 8 या 10 क्वेश्चंस होंगे, बट आपको 5 का आंसर देना है, और हर 5 क्वेश्चंस का आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 5 × 2 इट विल बी कितना, 10। तो 10 मार्क्स का ये हो गया। तो क्वेश्चंस 40 से 50 वर्ड्स में लिखना होगा। दूसरा, आपसे पूछा जाएगा समरी। समरी, अब समरी में क्या होगा, या तो पोएम से होगा, मतलब और कर करके दिया हुआ, ये पोएम से, पोएम में दिया होगा ए, पोएम में फिर बी, फिर पोएम का सी दिया होगा, ठीक है। तो आप इसमें से, और इसी में फिर यहीं पे स्टोरी भी लिख दिया होगा, और करके इसमें भी ए बी सी करके ऑप्शन दिया होगा। चाहे तो आप पोएम से लिख लीजिए, चाहे तो स्टोरी से लिख लीजिए। ए बी सी करके कोई एक का समरी लिखना है, वो 100 वर्ड्स का होगा, 100 वर्ड्स का होगा। इसका ये तो 5 मार्क्स का होगा समरी। आप जो लिखना है वो लिख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे ये बहुत ही आसान है। अब देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे आप इसको, ये जो 40-50 वर्ड को बढ़िया से इस दोनों को अगर पढ़ते हैं, इसमें से, इसमें क्या होगा कि अगर 3 पोएम या 3 स्टोरी अगर पढ़ लेते हैं, दोनों 3 पढ़ लेते हैं, 10 दिए हुए हैं आपके बुक में, तो आप 3 पढ़ लेते हैं तो सब कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि सब पूछे ही लिए जाते हैं ABC करके इस तरह से। तो आप एक का ही आंसर देना है, तो आप या तो स्टोरी का दे लेंगे या फिर पोएम का दे लेंगे समरी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इससे ही हो जाएंगे। अब देखिए फिर आगे क्या है, एक आपका सप्लीमेंट्री बुक जो है उससे, जैसे फ्यूचर इंग्लिश के बारे में लिखिए या इंग्लिश के बारे में लिखिए, या इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाउ कैन यू इम्प्रूव इंग्लिश, राइट। तो इस तरह के ये भी 5 मार्क्स का होगा। हाउ कैन यू इम्प्रूव इंग्लिश। तो ये भी इस तरह से आप इसका जवाब 5 मार्क्स का होगा, ये दे सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये 5 मार्क्स का ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो फिर मैच आता है, मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए, या तो अब ये कैसे होगा कि स्टोरी वाला होगा या पोएम वाला होगा। मतलब कि अगर स्टोरी दिया है, अगर स्टोरी से पूछा है तो स्टोरी के राइटर का नाम एक तरफ लिखा होगा, एक तरफ स्टोरी लिखा होगा, कि टाइटल उसका लिखा होगा। तो फिर दोनों का मैच करना है कि कौन से राइटर ने कौन से स्टोरी लिखा। या फिर पोएम होगा तो पोएट का नाम लिखा होगा एक तरफ, और एक तरफ पोएम लिखा होगा। तो दोनों में से इस तरह से लिखा होगा कि एक तरफ पोएट जो है उन्होंने कौन सा वो क्या कहते हैं पोएम लिखा। तो इस तरह से आप, ये 5 मार्क्स का होगा,
ठीक है, या फिर इसको छोड़ करके दूसरा एक और करके दिया होगा, और करके कि ट्रांसलेशन लिख लीजिए, बना लीजिए आप ट्रांसलेशन बना लीजिए। ट्रांसलेशन में क्या होगा कि हिंदी के सेंटेंसेस दिए होंगे, कोई हार्ड सेंटेंस नहीं होते हैं, मैं इससे भी हार्ड आपसे बनवा दूंगा और बहुत ही इजीली तरीका से आप बना सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन हिंदी के कुछ सेंटेंस दिए होंगे। टोटल मिला करके अगर हम देखें तो 2 टॉपिक और छूट रहे हैं, जैसे पैसेज होगा। अब पैसेज या प्रेसेज यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, दोनों में से आप जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ये भी क्या होगा कि ये भी 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। तो आप अगर इतना ही देखें तो ये एरिया है इसका, जहाँ पे ये क्राइटेरिया है जहाँ पे हमें ऐसे पढ़ना है, सेंटेंस और पोएम को और स्टोरी को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, लेटर लिखना सीखना है, शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर देना है, समरी भी लिखना है, और ये हाउ कैन यू इम्प्रूव सप्लीमेंट्री एक बुक है उसको भी पढ़ करके इंग्लिश के बारे में कुछ लिखना है, क्या कैसे, ठीक है। तो मैथ्स भी करना। अगर देखिए ये जो मैथ्स वाला एक है, तो अगर हम देखें तो 20 नंबर का वहाँ पे जो इंग्लिश था, 20 नंबर जो हमें टोटल टेक्स्ट बुक से पूछने, जो 50 नंबर एग्जैक्टिव का 20 नंबर बुक से है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी हमें लेखक का नाम याद करना है, और वहाँ पे भी मैथ्स करने वाले में भी लेखक का नाम याद करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 50 लेखक का नाम सही से याद कर लेते हैं तो 20 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे सही से। अगर आपने लेखक का नाम याद कर, दोनों मिला करके बता रहा हूँ, तो 20 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे ना। इसलिए आप लेखक और पोएम का नाम बढ़िया से याद कर लीजिए, उनका जन्म कब हुआ है, कहाँ जन्म हुआ है, ठीक है, उन्होंने कौन सा कहानी लिखा, ये सब बात को ध्यान में रखिएगा। जब इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे ना, फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले उनका इंट्रोडक्शन है, बहुत बढ़िया से उस चीज़ को देखिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये इतना है, ठीक है। तो इस अब मेरे एक छोटा सा मैं बताता हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, कि 2 तरह से हम इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, और वो क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो आप 12th क्लास में है, तो 12th क्लास में क्या होगा कि आपको बस टेंस पढ़ लेना है, थोड़ा सा जितना पूछेगा उतना, मतलब जितना ग्रामर पूछेगा, जितने जहाँ से पूछेगा आप उस चीज़ को पढ़ लीजिए और अपने एग्जाम में बैठ जाइए, बिकॉज आपको एग्जाम देना है। और दूसरा क्या है कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, मैं साफ साफ लिखता हूँ ताकि आपको ही ठीक रहेगा, कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू, तो दूसरा ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में आपको थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज आपको सब चीज़ यहाँ पे देखना है, ठीक है। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे सम मैसेज हैज बीन सेंड ऑन योर मोबाइल और बाय एनीवन, किसी के द्वारा आपके पास मैसेज भेजा जाता है, जैसे बैंक, बैंक हो गए, टेलीकॉम कंपनी, बहुत सारे गवर्नमेंट और किसी के द्वारा, तो जैसे आप उसको पढ़ सके, या फिर कहीं जा रहे हैं होल्डिंग लगा हुआ है, उस चीज़ को बढ़िया से देख लें। पढ़ तो ले रहे हैं पर उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं चल रहा है, फिर समझ नहीं पा रहे हैं क्या कह रहा है बोर्ड, होल्डिंग लगाए हैं। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए ये है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। एक छोटा सा उदाहरण भी अगर मैं दूंगा, तो जैसे आपके पिताजी या किसी आपके बड़े भाई का आता है और वो पूछना चाहते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, तो आपसे पूछते हैं कि
ये क्या लिखा है थोड़ा हमें समझाओ, तो फिर आप अगर जवाब देते हैं तो आप अपने आप को फिर प्राउड करेंगे। लेकिन अगर जवाब नहीं दें फिर बोर फील करते हैं। तो ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जब आप एग्ज़ाम के नज़दीक है देन इस तरह से प्रिपेयर कीजिए, और लर्निंग पॉइंट व्यू आपके पास टाइम है देन इस तरह से ये प्रिपेयर कीजिए। ओके, तो अगर किसी भी प्रकार का इसमें भी और भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क मी, आई विल रिप्लाई योर एवरी क्वेश्चंस, राइट। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं नहीं दूंगा, मैं हर किसी के क्वेश्चन और कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। या तो आप मुझे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में आप जाकर सर्च कीजिएगा इंग्लिश विद मनीष, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया है क्या कि एक बैच 1 अक्टूबर से चलेगा, ऑनलाइन फ्री होगा, और जो भी ऑफलाइन अभी तो पता नहीं कब तक होगा, लेकिन ऑफलाइन जब शुरू होगा तो इट विल बी पेड क्लास, आई नो एंड यू नो, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे और भी काम होते हैं, फिर आपको पे करना पड़ता है। तो ये कुछ नहीं है, आप YouTube पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा वंस अगेन कि इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन सब्सक्राइब English with Manish and like, share and press the bell icon to get further notifications.